हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात एंड आई वेलकम टू ऑल सभी। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आलोक आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में बहुत 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 स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी दोस्त अच्छे होंगे, सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी और क्लास स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया था कि हम एक दिन पीछे चलेंगे लेकिन पेपर में सबसे आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक दिन पीछे चलने का मोटिव यही है कि किसी भी दिन की कोई भी न्यूज़ आपके लिए छूटने ना पाए। क्लियर? तो न्यूज़ ना छूटने पाए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दिन पीछे चलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 12 जनवरी के करंट अफेयर को कवर करते हुए आप लोगों के साथ उसको साझा करेंगे। आज आपको पता है 12 जनवरी किसका जन्मदिन होता है? तो वो स्वामी विवेकानंद का क्या होता है, जन्मदिन होता है। ये एक भारतीय व्यक्तित्व हैं, महान पुरुष हैं, जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए। इनकी जो शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। हर उस चीज़ को जानना चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने उस समय जब शिक्षा का अभाव था, लोग उतने जागरूक नहीं थे उस शिक्षा के लिए जागरूक नहीं थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, तब इन्होंने भारत को जाकर विश्व पटल पर कैसे अंकित किया था, भारत का जो सम्मान है उसको कैसे उजागर किया था, वो सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और सिंपली तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने के पहले इन्हीं के द्वारा कहा हुआ एक वक्तव्य है। इन्होंने क्या कहा था, तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। इन्होंने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्रापर्यानि बोधत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उठो, जागो और तुम तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते हो। तो क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है। आपका लक्ष्य यूपी कांस्टेबल है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आपका लक्ष्य दरोगा बनना है, एसआई है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है तो जो भी आपके लक्ष्य हैं जीवन में, आपको उसे पूर्ण करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि सबसे बड़ा लक्ष्य वो है कि कभी भी आप अगर आईने के सामने खड़े होते हो तो खुद के साथ आप नजरें मिला सको, आप सीना तान कर ये कह सको कि मैंने खुद के साथ कभी धोखा नहीं किया है। ठीक, आप हर इंसान को धोखा दे सकते हो। आप बहुत चालाक हो, आप प्रत्येक व्यक्ति को, इस दुनिया में हर व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सकते हो, झूठ बोल सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन आप ना स्वयं से कभी झूठ बोल सकते हैं और ना ही आप स्वयं से कभी धोखा दे सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ होते हैं, जैसे वो क्या करेंगे, सुबह से शाम तक किताब लेके, कॉपी लेके, कलम लेके घूमते रहेंगे और उनका आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है ना। तो वो क्या है, लोगों को दिखाते हैं कि देखिए मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, इतनी देर पढ़ाई की, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सिर्फ दिखाया है, खुद से भी झूठ बोला है, बाकी लोगों से भी झूठ बोला है, ये सारी चीजें उन्होंने की हैं, इसलिए वो चीजें सामने आती हैं। तो इसलिए आप कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। आप क्या करें, अपनी दैनिक दिनचर्या को इम्प्रूव कीजिए, अपना टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। ठीक, तो चलिए, बहुत मोटिवेशन हो गए, आपके मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को मन में रखते हुए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने में पहला टॉपिक आपके पास है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये क्या है, एक इंडेक्स है। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसको जारी किया जाता है किस लिए, क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट है सबसे ताकतवर, या फिर किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, अब शक्तिशाली का मतलब फाड़ के नहीं देखा जाता है कि देखिए ये जल्दी फट गया तो ये कमज़ोर है, ये देर में फटा तो ये शक्तिशाली है, ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट शक्तिशाली होने का मतलब सिंपल सा ये है कि किस देश के पासपोर्ट पर आप बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ, जैसे आप पासपोर्ट लेके, भारत का पासपोर्ट लेके आप नेपाल जा सकते हैं,
है ना। नेपाल क्या है, वीज़ा मुक्त देश है भारत के लिए, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह आप कितने देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे अभी क्या है, सिंगापुर है। सिंगापुर ने अभी अभी क्या डिक्लेयर किया अपने देश में कि भारतीयों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करेगा। तो ये वीज़ा मुक्त जो प्रवेश है ये क्या है, पासपोर्ट को, आपके पासपोर्ट को शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो इसी को जब जारी किया गया तो इसको क्या बोलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, या फिर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो नॉर्मली इसको हेनले बोलते हैं। ठीक, तो इसकी सूची जो है वो जारी की गई है। ठीक है, और जो फर्स्ट रैंक है, मतलब पहले नंबर पे कितने देश हैं, 6 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं पहले नंबर पर, टोटल 6 देश हैं। उसमें कौन कौन सा है, फ्रांस, ठीक, जर्मनी, इटली, स्पेन। ठीक है, कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। और उसके बाद ये कौन से देश हैं, ये हैं यूरोपीय देश। कौन से हैं, यूरोपीय देश। और एशियाई देश में कौन कौन सा है, पहले नंबर पर है जापान और सिंगापुर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6 देश। ठीक है, कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो ये 6 देश हैं जो पहले नंबर पर हैं। ठीक, मतलब इनका पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इनके पासपोर्ट का यूज़ करके आप बहुत सारे देशों में जा सकते हैं। क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन है। तो दूसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया, और इसी के साथ कौन है, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कितने देश हैं, दूसरे नंबर पर 3 देश हैं। कौन कौन से, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक, अब इनका पासपोर्ट कैसा है, इनके पासपोर्ट पर आप 193 जो देश हैं, 193 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, आयरलैंड है और नीदरलैंड है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं, 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो थर्ड नंबर पर आती हैं। क्लियर। और इनके पासपोर्ट पर आप 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद किसका स्थान है, चौथे नंबर पर है ब्रिटेन का। ठीक है, किसका स्थान है, ब्रिटेन का स्थान है। क्लियर। तो देखिए ये जो इंडेक्स है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, इस इंडेक्स को। ठीक है, पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसे आपने याद रखना है, याद करते हुए चलना है, बताते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए अगले मतलब अब देखते हैं कि हमारा जो देश है भारत, उसका कौन सा स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वें स्थान पर रखा गया है। तो और इसके साथ कौन है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन है, उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान को भी क्या है, 80वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त रूप से कि कौन से स्थान पर है, 80वें स्थान पर हैं। और इनके पासपोर्ट पर हम 62 देशों में, कितने देशों में, 62 देशों में बिना किसके, बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। बिना किसके, बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। क्लियर। ठीक, क्लियर। क्या है, भारत अपने पासपोर्ट के जरिए मौजूदा समय में 62 गंतव्यों पर बिना वीजा के जा सकते हैं। जो भी भारतीय लोग हैं, मतलब आप भी जा सकते हैं। इसमें देश कौन कौन से हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो ये सारे देश हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक, क्लियर। चीन का कौन सा स्थान है, चीन 62वें स्थान पर है। चीन का क्या है, चीन का आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, भारत का एक प्रतिद्वंदी राष्ट्र है। और दूसरा, अगर सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है, मतलब ये सबसे नीचे नंबर पर आता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये नीचे से
4th नंबर पर आते हैं, चौथे स्थान पर आते हैं। ठीक है, और युद्ध प्रभावित क्षेत्र जो सीरिया है, ठीक है, और इराक हैं, इनके पासपोर्ट दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मतलब नीचे से अगर आप जाएंगे तो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका क्रम हो जाएगा। तो आपको पाकिस्तान, चीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, मतलब पहले स्थान पर 6 देश हैं, दूसरे स्थान पर 3 देश हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आपको याद क्या रखना है, भारत 80वें स्थान पर है, और ये किसके साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ। और आप भारत के पासपोर्ट पर कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, तो आप 62 देश ऐसे हैं जहां पर आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है, 12 जनवरी हर साल। ठीक है, 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो ये है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। ठीक है, क्या है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जन्म दिवस है। और इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में इसका जो है वो जो सेलिब्रेट किया वो किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने। कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस वर्ष की जो थीम है उसका थीम क्या है, ये थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। मतलब सब कुछ आपके मस्तिष्क में है, दिमाग में है। तो थीम आपने याद रखनी है। थीम क्या है, थीम सिंपली क्या दी गई है, तो थीम दी गई है इट्स ऑल इन द माइंड। क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, इट्स ऑल इन द माइंड, ये जो है ये थीम है, थीम दी गई है। ठीक ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए तो आगे चलें। इसको मनाया कब से जा रहा है, तो इसको मनाया जा रहा है 1984 से, 1984 से। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये विश्व के देशों का एक संगठन है। ठीक, और उसके बाद भारत सरकार भी 1984 से ही इसको सेलिब्रेट करती आ रही है नेशनल यूथ डे के रूप में। ठीक, क्लियर? अब इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाना। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध क्या है स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो 1993 में इन्होंने क्या किया था, वैश्विक धर्म संसद में क्या किया था, भाषण दिया था। और वो भाषण किस पे था, जीरो पे था। ठीक है, भाषण का जो सब्जेक्ट था वो क्या था, जीरो था। और इस पर इन्होंने भाषण दिया था 1893 में शिकागो में। क्लियर है? तो ये इनकी एक उपलब्धि है। थोड़ी सी चीजें जो विवेकानंद के बारे में है उसको जानेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को, 1863 को। कहाँ पर, कोलकाता में हुआ था। इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया था। इनकी इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन ये क्या थे, बाद में ये किससे, समाज, जब आर्य समाज टाइप मतलब सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, तो जब ये उस संस्था से जुड़ गए तो जैसे आश्रम जाने के पूर्व इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा, स्वामी विवेकानंद। ठीक, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसमें क्या है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये इनकी क्या है, फेमस बुक हैं। ठीक है, क्या है, फेमस बुक हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, क्या है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनका नाम आपने याद रखना है। ठीक, क्लियर? अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है कि जैसा तुम सोचते हो, ठीक है, क्या है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। ठीक,
खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो आप खुद को जैसा इमेजिन करेंगे, खुद के बारे में जो चीजें सोचेंगे, आप खुद को वैसे ही ढालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अपने मन में ना नकारात्मक विचारों को जो है वो नहीं पनपने देना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई कैसे नहीं होगा? हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर जब मेहनत की है तो कैसे नहीं होगा? सिंपल सी बात है कि उसको होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से दृढ़ हैं। आपने सोचा है कि ये चीज करनी है तो करनी है, जब पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो जब नहीं हटना है तो नहीं हटना है। क्लियर? तो ये चीजें आपको सोच के चलनी है। कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। मार्ग में भटकाव बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन भटकाव को हमेशा इग्नोर करना होगा। क्लियर? तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अयोध्या प्रशासन ने क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस संदर्भ में बनाया है, उस संदर्भ को देखते हैं। ठीक, तो ये संदर्भ क्या है? एक अग्रणी पहल में अयोध्या प्रशासन प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले विश्व की सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापित करने पर काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित एक लाइट है, उसकी पूरी पंक्ति वो स्थापित कर रहा है। ठीक, तो गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक ये लग गई है। ठीक है, ये घाट है सरयू नदी के किनारे। क्या है? सरयू नदी के किनारे ये घाट है, क्योंकि आपको पता है जो अयोध्या नगरी है ये कहाँ पर है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। और अभी ये सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे चर्चित स्थल है। कहाँ का? पूरे इंडिया का एंड एज वेल एज पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए, एक चीज तो 100% 110% मैं आपको लिखते देता हूं कि अयोध्या से एक ना एक क्वेश्चन आना है। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन चुके हैं जो कि ना धार्मिक आधार पर होंगे ना ही विवादित होंगे, वो बिल्कुल फैक्चुअल होंगे। जैसे राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, वो कितना है? वो 51 इंच की प्रतिमा है। ठीक है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है प्रसाद के रूप में, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक, या फिर जो मंदिर बन रहा है वो किस शैली में होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाने वाली हैं। आपको तैयार रहना है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक, फिर देखिए आएंगे टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? तो जो ये लाइट लग रही है ये गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक लग चुकी है। अब इसको नया घाट तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? इस परियोजना में कई घाटों को जोड़ना शामिल है जो पहले से खंडित थे। तो बहुत सारे घाट हैं। ठीक, उनको क्या किया जाएगा? रिडेवलप किया जाएगा, उनको फिर से डेवलपमेंट उनका होगा। ठीक, क्लियर? और उसके बाद क्या है? मकर संक्रांति से अयोध्या में एक स्वच्छता अभियान जो है वो शुरू करेगा। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पहल शुरू की गई है, स्वच्छ मंदिर। ये कब से कब तक चलने वाली है? 14 से 22 जनवरी तक, जब मकर संक्रांति होगी। तो 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छ मंदिर जो है ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या है चीजें? तो इसमें जो मेन चीजें हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है मंदिर की, तो इसके एवज में इन्होंने क्या बताया इसको लेकर कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक जितने भी मंदिर हैं आपके आसपास छोटे बड़े, उनको क्या किया जाए? स्वच्छ किया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए। ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक स्वच्छ वातावरण टाइप पहल का ये आगाज है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। गंदगी वैसे भी गंदी ही चीज है। ठीक, तो अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है आपका डीआरडीओ से रिलेटेड मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई, जिसका नाम है आकाश एनजी। ठीक है, तो आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। आप फोटो में देख सकते हैं क्या है, ये एक मोबाइल वैन है। ट्रक के जरिए क्या किया गया? ये दागा गया, धार से मिसाइल निकल गई। ठीक, तो चलिए क्या है, भारत के डीआरडीओ ने
आज मतलब 12 जनवरी को नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो आपको डेट नहीं याद रखनी है। डीआरडीओ ने क्या किया, आकाश जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया। ठीक, कहां से किया, उड़ीसा के तट पर ठीक, कहां पर, उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर। ठीक है, यहां से क्या किया गया, मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ आयोजित किया गया और इसने क्या किया, सफलतापूर्वक क्या किया, अपने लक्ष्य को भेदा, नष्ट किया उसको। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको मिसाइल का नाम याद रखना है, आकाश। ये नई पीढ़ी की मिसाइल है और इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और इसको कहां पर चेक किया गया, कहां पर इसका परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, उड़ान परीक्षण के स्वदेशी रूप से विकसित RAF सीकर लॉन्चर मल्टी फंक्शन रडार और कमांड नियंत्रण और संचार प्रणाली के साथ मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्य किया है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इसका ये सिस्टम है जिसका ये नाम दिया गया है आपका। सिस्टम प्रदर्शन को ITR चांदीपुर द्वारा तैनात कई रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के माध्यम से भी मान्य किया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है, मिसाइल है, मिसाइल का नाम क्या है, आकाश है। ठीक है, क्या है, आकाश मिसाइल है। कहां से लॉन्च की गई, उड़ीसा से लॉन्च की गई। किसके द्वारा निर्मित है, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है। मार क्या है, ये क्या है, सरफेस टू एयर, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से रिलेटेड है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो आप देख रहे हैं ये कहाँ है, पृथ्वी पर खड़ी है, तो ये सतह हो गई और हवा में मार कर रही है, या फिर ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ, मतलब ये हवा में मार कर रही है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो मिसाइल्स हैं उनका जो कैटेगराइज किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। पहला होता है सरफेस टू सरफेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सरफेस टू एयर। ठीक, और तीसरा कौन सा होता है, एयर टू एयर। ठीक है, या फिर ये सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस। ठीक है, तो एयर टू सरफेस। ठीक है, एक होता है सरफेस से हवा में और एक होता है हवा से सरफेस में। हवा से सरफेस में मार करने मिसाइल कौन सी होती हैं, जिनको जो युद्धक विमान होते हैं उनसे क्या है, फायर किया जाता है। तो ये आकाश मिसाइल थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई। अब आएंगे EU कार्बन टैक्स, मतलब यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स। ठीक, तो देखिए क्यों है, न्यूज़ में क्या चीज़ें हैं जो इससे मिलके चल रही हैं। ठीक, तो उसको देखेंगे। तो 1 मिनट, मैं कलर सेट करता हूँ कोई डार्क। ठीक है, क्लियर। तो हाँ चलिए अब देखेंगे तो क्या है, भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का अनुपालन करते समय अपने निर्यातकों के संवेदनशील और गोपनीय व्यापार डेटा से संबंधित चिंताओं को चिन्हित किया है। ठीक, यह दुनिया की पहली प्रणाली है जो लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट सहित अन्य कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाती है और ऐसी वस्तुओं को 27 देशों के समूह में आयात किया जाता है। क्लियर। भारत अपने कुल माल का निर्यात का 15% अधिक कहाँ बेचता है, यूरोपीय संघ में निर्यात करता है। ठीक, 2022-23 में कितने का निर्यात किया गया था, 75 बिलियन डॉलर्स का निर्यात किया गया था। तो कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन कर क्या होता है, तो प्रदूषण पर लगाए जाने वाला एक तरह का टैक्स होता है। ठीक है, कि कोई कंपनी, ठीक है, देखिए क्या है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, हर कंपनी का एक क्या है, तय उत्सर्जन सीमा होती है
कि इतने टन कार्बन, इतना कार्बन आप जो है वो उत्सर्जित कर सकते हैं। क्लियर? आप जब उससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। ये कंपनियों के लिए भी है और देशों के लिए भी है। ठीक है, ये बाकी देशों पर भी लागू होता है। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह का कर होता है। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाले प्रदूषण पर यह कर लगाया जाता है। कार्बन कर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम कर या फिर बंद करने की एक नीति है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि CO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है, इससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक, क्या हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, और इस वैश्विक तापन की वजह से टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर पृथ्वी के लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस होने वाला है। ये क्या कर रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको धीरे 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 एक तरह से ये समाप्त कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है। क्या करती है, ये ट्रैपिंग करती है। तो जो विकिरण है, सौर विकिरण है पृथ्वी का, पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से निकलता है, ठीक, जो पृथ्वी हीट रिलीज करती है उसको ये क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। तो अब क्या होगा, जब ट्रैप कर देगा तो जो हीट पृथ्वी ने निकाली है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाती है। तो जब एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगी चीजें, जब तो क्या हो जाएगा, तो तापमान बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट क्या होता है वो समझाता हूं एक बार। ठीक है, तो देखिए, इसको चेंज करते हैं, कहाँ से चेंज होता है, एक मिनट। ठीक है, हाँ चलिए मैं इसी पे आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रहा है कहाँ से चेंज होता है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेट सपोज कि ये आपकी अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक, और हाँ थोड़ा मस्त सा बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस। ठीक, अब ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ का सरफेस। क्लियर? यहां पर हैं आपके सूर्यदेव, यहां से क्या निकलेगा, सौर विकिरण, मतलब यहां से क्या होगा, रेज आएंगी नीचे एटमॉस्फेयर में। ठीक, और ये क्या है, पूरा पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर है। क्लियर? तब देखिए होता क्या है कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऊष्मा बजट। ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो क्या है कि पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा आती है उतनी ही निकल जाती है, यही होता है ऊष्मा बजट। क्लियर? तो ऊष्मा बजट जरूरी है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ठीक, अब यहां पर जो होता है एक्चुअली में वो ये होता है कि जब यहाँ पे सनलाइट आती है तो ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म होता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि दूसरा साइड पृथ्वी का ये है, तो सूर्य क्या है, ये घूमते हुए कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो जब सन यहाँ आएगा तो जो ऊपरी है, ऊपरी गोलार्ध है या फिर दक्षिण, एक गोलार्ध की बात हम करेंगे, तो ऊपर क्या है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो यहाँ से ऊष्मा क्या है, रिलीज होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, क्या है, ऊष्मा रिलीज होना स्टार्ट करेगी। अब पृथ्वी क्या है, वो परत ठंडी होना शुरू करेगी, और जब ठंडी होना शुरू करेगी ये परत, तो इसको बोलते हैं हम पार्थिव विकिरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। अब ये निकल रही है। ठीक, अब देखिए चाहिए क्या कि ये जो ऊष्मा निकल रही है ये जाके वायुमंडल में समाप्त हो जाए, लेकिन
जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये इसको ट्रैप कर देती हैं, ठीक है। जब ट्रैप कर देंगी, जब उष्मा नहीं निकलेगी, तो वायुमंडल क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, और यही होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यही क्या है, वैश्विक तापन है, यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। डायग्राम वाला काम उतना अच्छा हो नहीं पाता है, तो आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक। तो ये चीजें होती हैं वैश्विक तापन में, ठीक है। तो बहुत सारी स्लाइड्स हमने फालतू फोकट की जोड़ दी, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको कार्बन टैक्स समझ में आ गया होगा। ये क्या है, जब कोई अपनी सीमा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर देता है तो उस पर क्या लगा दिया जाता है, कार्बन टैक्स लगा दिया जाता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी स्लाइड्स ऐड हो गई हैं, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद आता है भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक, कहाँ का, नौसेना का, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में क्या पढ़ा होगा, बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि समुद्री लुटेरे क्या कर रहे हैं, ये बार बार अटैक कर रहे हैं जो व्यापारिक जहाजें हैं उन पे, या फिर एज वेल एज जो सेना की जहाजें हैं उन पे भी, क्यों, लूटने के लिए, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसीलिए ये संयुक्त अभ्यास जो है वो कंडक्ट कराया गया। इसमें क्या है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने युद्ध में आपसी सामंजस्य और मुश्किल में फंसे चालक दल को बचाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया, ठीक है। तो ये क्या है, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तटरक्षक बलों ने क्या किया, ये एक्सरसाइज की, ठीक। इसका नाम क्या है, सहयोग काइजिन, ठीक है। क्या नाम है, सहयोग काइजिन, या फिर एक्सरसाइज काइजिन, ठीक है। काइज मतलब ये जापानी हो जाता है और इन मतलब इंडिया, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर नाम जो है वो रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आईसीजीएस शौर्य और यशिमा के चालक दल ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक, क्लियर। और संयुक्त अभ्यास में आईसीजीएस सोनक, सुजय और समुद्र पहरेदार और 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी सम्मिलित थे, ठीक है। तो ये सारे थे जो मतलब ये जहाजों के नाम हैं और वो हेलीकॉप्टर का नाम है चेतक। तो इन्होंने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद इसकी समीक्षा किसने की, तो डॉनी माइकल ने इसकी समीक्षा की। नाम क्या है इनका, डॉनी माइकल, ठीक। और वहीं कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन युइची मोटोयामा ने क्या किया, इसका आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं इंडिया के, उनके साथ बैठक की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है एक्सरसाइज काइजिन, ठीक, क्या याद रखना है, एक्सरसाइज काइजिन आपको याद रखना है। कब हुआ सर ये, तो किसके किसके बीच हुआ, तो ये हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ है ये, तो इंडिया और जापान के बीच में हुआ है ये। तो ये इस समारोह की कुछ फोटोज हैं, तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये क्या है, फोटोज हैं इंडिया और एज वेल एज जापान दोनों के सेनाओं की इस अभ्यास के प्रारंभ और समापन की, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आगे आएंगे, अगला टॉपिक है अनुभव पुरस्कार योजना 2024, ठीक। ये पुरस्कार योजना किसके लिए है, तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए, ठीक है। किसके लिए, जो पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी व्यक्ति हैं, उनके लिए है, ठीक। तो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार सरकार के सहयोग करते हुए केंद्र के जो सेवानिवृत्त या फिर सेवानिवृत्त हो चुके, मतलब जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, इनके लिए क्या किया था, 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। क्या किया था, अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। आपको पता है 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2015 में ये लॉन्च किया गया, ठीक। तो अब होना क्या है कि भारत सरकार के अनुभव पुरस्कार योजना को अधिसूचित कर दिया है,
ठीक है, क्या कर दिया, इसको अधिसूचित किया है। अधिसूचित मतलब नॉमिनेट किया है। अब इसमें क्या है, लोगों को अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले और 1 वर्ष बाद तक का अपना अनुभव लेख प्रस्तुत करना था। ठीक है, मतलब अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना था कि आप किस प्रकार इस सेवा में अपना योगदान दिए, कैसे कैसे इन चीज़ों को किया आपने। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको बतानी है। ठीक, अंतिम तिथि क्या है, 31 मार्च 2024 को ये क्लोज किया जाएगा। 16 से 2023 तक कुल 54 लेख जो हैं वो मतलब 54 उस पर लेखों पर क्या किया जाएगा, ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को। तो ये क्या है, अभी आधी न्यूज़ है, तो जब ये एक बार कंप्लीट होती है तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी फिर से। तो अनुभव पुरस्कार योजना आपको याद में रखना है, किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। तो केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं और जो रिटायर होने वाले हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए है। इन पर क्या था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है। कब की, 2024 की। ठीक है, क्या है ये, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर। तो इसके अनुसार जो क्रिटिकल मौसम घटनाएं हैं पिछली साल की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें 2023 से 22 को 2023 से, तो 2022 से 2023 के बीच जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। ठीक, क्लियर। तो सिंपल सी बात ये है कि क्लियर, तो ये क्या है, ये चीजें हैं आपके सामने। तो 2022 से 2023 में ये घटनाएं बढ़ गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भूकंप की घटनाएं बढ़ी हैं। ठीक, कहीं कहीं पर सूखा की घटनाएं बढ़ी हैं। ठीक, बहुत सारे देशों में सूखे के वजह से इमरजेंसी वाली चीजें आई हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया है। और क्या बताया गया कि 2024 से 26 तक विश्व को क्या है, इससे उबरने की भी जरूरत है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। ये किसका है, 19वां संस्करण है। ठीक, और इसमें आगामी 10 वर्षों में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको भी बताया गया है। तो देखिए, भारत के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है AI। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत के संदर्भ में फेक इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, फेक इंफॉर्मेशन, गलत सूचना सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ा खतरा है। ठीक, मतलब गलत और अधूरी सूचना। देखिए यहां पर क्या है, गलत और अधूरी सूचना। जैसे क्या है, भारत में क्या है, सोशल मीडिया जो है ये अपने सोशल मीडिया अपने चरम पर है। ठीक, सोशल मीडिया के चक्कर में लोग क्या है, चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। फेक न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक, मैसेज आया नहीं कि फटाफट फॉरवर्ड करने लगते हैं, उसको ये भी नहीं क्रॉस वेरीफाई करते कि सही है कि नहीं है। ठीक, उनको बस क्या है कि फॉरवर्ड कर दो। ठीक, तो वो क्या, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक गलत मैसेज देती हैं। और यही फेक इन्फो भारत के लिए सबसे बड़ा जो है वो क्या है, खतरा है। इसको भारत में क्या है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। और देखिए सरकार को क्या चाहिए कि इस पे एक कठोर कानून लाए। ठीक है, किस पे, जो ये फेक इन्फो स्प्रेड करते हैं उस पे। अभी क्या है, जो चीजें हैं वो अपराध के दायरे में है, लेकिन जो सजा है वो इस हिसाब से नहीं है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे AI के जरिए जो प्रधानमंत्री हैं उनसे क्या करते हैं, गाना गाया जा रहा है। ठीक है, वो गाना गा रहे हैं, वो कहीं कहीं पे नाच रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, यहाँ तक कि उनसे गाली भी बकवा देते हैं। तो ये क्या है, AI जो है वो
क्या करेगी, आपके आवाज को डिकोड करती है, ठीक है, उसको डिकोड करके उससे नई आवाज़ों को या फिर नई चीज़ों को बोलती है, बुलवाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगामी भविष्य में आने वाले 2 सालों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है संक्रामक रोग, अवैध आर्थिक गतिविधि, आय की असमानता और श्रम की कमी। ये सारे जोखिम भारत के लिए बताए गए हैं। और सबसे बड़ा क्या है, फेक इंफॉर्मेशन एंड अधूरी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है और आपको भी कोशिश करनी है कि इन फेक चीज़ों से आप बचें, इनको स्प्रेड ना करें, ना फैलाएं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा मीन निकलता नहीं है। ठीक, उसके बाद आ जाता है टॉपिक आपका स्वच्छ गंगा शहर। स्वच्छ गंगा शहर, अभी आपको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो दिया गया, उसमें क्या है, इंदौर पहले नंबर पर है अगर हम शहरों की बात करें, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है अगर हम राज्यों की बात करें तो। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे स्वच्छ गंगा शहर की, और ये कहाँ से रिलेटेड है, ये यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, और यूपी से रिलेटेड न्यूज़ होने के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके पेपर के लिए, खास करके जो भी लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी एंड आरओ की, क्योंकि ये एक यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ है और आपके लिए अब प्री और मेंस दोनों में ये न्यूज़ जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक, क्लियर, तो इससे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना है। तो देखेंगे क्या है, तो इसमें है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला। मतलब फर्स्ट रैंक किसको मिली है, वाराणसी को, और सेकंड रैंक किसको मिली है, प्रयागराज को। स्वच्छ गंगा शहर का मतलब कि जो गंगा नदी निकलती हैं, ठीक है, गंगा नदी निकलती हैं कहाँ से, गंगा नदी निकलती हैं गंगोत्री से। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा, ये शायद इतना नहीं, नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नेपाल का एरिया हो जाता है और ये हमारा हो जाता है बांग्लादेश। ठीक, तो ये क्या है, इंडिया है। तो गंगा नदी एक तरह से आप देखेंगे तो अपना ये वाला पाथ फॉलो करती है बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, अब यहाँ यमुना नदी में फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी, तो ठीक है, तो ये सहायक वाहक नदियाँ हैं, इनको बाद में देखेंगे। हमें मेनली क्या देखना है, गंगा नदी के बारे में। तो जो ये इतना क्षेत्र पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बाकी राज्यों में होते हुए ये कहाँ चली जाती हैं, सॉरी ये गलत थोड़ा, यहाँ से जाती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर है, ये तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो हाँ, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किनको दिया गया, ऐसे शहर जो गंगा नदी आपकी निकली हैं इनके किनारों पर बसे हुए जो शहर हैं। ठीक है, तो इनके किनारों पर बसे हुए शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, वाराणसी है। और उसके बाद कौन सा है, वाराणसी के बाद है प्रयागराज। ठीक है, तो पहला स्थान किसको मिल जाता है, फर्स्ट रैंक मिल जाती है आपके, ठीक, फर्स्ट रैंक मिल जाती है आपके वाराणसी को, और सेकंड रैंक आपको मिल जाती है प्रयागराज को। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाराणसी को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग और प्रयागराज को वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी मिला। ठीक, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक, फिर देश में जोनल स्तर पर उत्तर भारत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को क्लीन सिटी नॉर्थ जोन का पुरस्कार मिला। इसमें
बरवर, अनूप शहर और गजरौला हैं। ठीक, 10 लाख तक की आबादी में क्लीन सिटी में राज्य स्तरीय पुरस्कार नोएडा को मिला। ठीक है, ये आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इन्होंने इस पुरस्कार को प्रदान किया। ठीक, क्लियर। और आपको पता है कि बहुत जो यूपी है उसमें 100% ओडीएफ जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो ये इस सम्मान समारोह की कुछ तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दिया गया। ठीक, तो इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर चुने गए हैं। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, जब से ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया जा रहा है तब से लगातार इंदौर पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, और सूरत जो है इस बार पहले नंबर पर आया। तो आपसे यहाँ जो पूछा जाने वाला सवाल है ये सूरत से है। इस बार जो पहला स्थान है वो दो सिटीज को एक साथ दिया गया है, और वो सिटी कौन सी हैं? इंदौर प्लस सूरत। ठीक है, तो गुजरात का सूरत और इंदौर। ठीक है, सूरत को और क्या बोलते हैं? तो डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और सूरत में ही अभी अभी क्या हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो खोला गया। क्या खोला गया? विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस खोला गया, और वो किससे संबंधित है? वो हीरा व्यापारियों से संबंधित है। ठीक, क्लियर है सभी लोग को? आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा। ठीक है, क्या है? भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा। तो यहां पर क्या है? भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में ये कर्नाटक से जुड़ी हुई न्यूज है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। पहले क्या था कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में महिलाओं को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, क्या था? इनको 100% आरक्षण दिया गया था। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में क्या पढ़ा होगा? इंदिरा साहनी केस। ठीक है, मोस्टली आपने कहाँ पढ़ा होगा इसको? अनुच्छेद 16 में इंदिरा साहनी केस पढ़ा होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आरक्षण की सीमा किसी भी शर्त पर 50% को पार नहीं करेगी। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकता है कोई भी। ठीक है, तो इसी को बेस बना के केस किया गया था, याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया कि यहाँ पर सैन्य नर्सिंग सेवा, भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में महिलाओं को 100% का आरक्षण दिया गया है। तो इस आरक्षण को जो है, ये आरक्षण क्या है? एक तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो क्या किया? कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया। ठीक है, और इसको हटाने पर क्या हुआ? सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 के जो प्रावधान थे वो रद्द कर दिए गए। अब क्या है? इसमें महिलाओं को 100% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। तो देखिए क्या था, यदि समायोजन के बिना किसी आधार पर 100% आरक्षण हो जाता है तो यह आरक्षण नहीं बल्कि बहिष्करण के समान है, जो संविधान की संकल्पना के अनुरूप नहीं है। ठीक, हवाला किसका दिया कोर्ट ने? हवाला दिया इंदिरा साहनी केस का, जिसमें बताया गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। क्लियर सभी लोगों को? तो चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या है? पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है? तो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 16 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। कि किस लिए मारे जाने की खबर आई है? तो देखिए हुआ क्या कि कुछ लोगों के वेतन में कटौती की गई, और कटौती जब की गई तो उसमें देखिए क्या है, पुलिस कटौती को लेकर सैकड़ों पुलिस अधिकारी, सैनिक, जेल कर्मचारी और लोक सेवकों द्वारा अपनी नौकरी छोड़ने के बाद बुधवार को बड़े पैमाने पर जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, इसमें क्या किया गया? विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो देखिए हर जगह क्या होता है कि कहीं पर भी आप जैसे किसी चीज के लिए आप जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसका 2 तरीका होता है। एक होता है शांति से, एक होता है उपद्रव से। ठीक,
तो देखिए, अगर आप चीज़ों को शांति से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसानों ने विद्रोह किया था, ठीक। अब किसानों का जो विद्रोह था वो कैसा था, शांतिपूर्वक था। वो 1.5 साल तक ठंडी गर्मी बरसात झेले और रोड पर बैठे रहे। लास्ट में क्या हुआ, किसान बिल वापस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और किसान बिल वापस हो गया। क्लियर। तो ये होता है एक शांति का तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हो जाता है कि आप उपद्रव अपना लें, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अराजकता फैली और इसमें दंगे भड़क गए और 16 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इन दंगों में। और ये मृत्यु जब ये दंगे भड़के, दंगों के भड़कने के बाद यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे, इन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक। क्लियर। अब पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर में एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक, जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। यहाँ की राजधानी क्या है, मोरेस्बी है। जनसंख्या लगभग 60 लाख है, ठीक। लगभग 850 भाषा बोली जाती है और 18% लोग क्या हैं, शहरों में निवास करते हैं, ठीक है। तो बात आई है आपातकाल की। आपातकाल के बारे में अगर आप बात करें इंडिया में, तो आपातकाल क्या है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 क्या होता है, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 356 क्या होता है, ये होता है राष्ट्रपति शासन। यह कहाँ होता है, राज्यों में, ठीक है। इसमें क्या है, 360 में ये होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है, 3 बार, ये बहुत बार लगा है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा है, ठीक है, अभी तक कभी नहीं लगा है। आपातकाल की शक्तियां जो हैं किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन कब, जब ये क्या करेंगे, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है। कब, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल होता है। और उसके बाद भी ये अब पॉलिटी का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये अलग अलग टाइम के लिए होता है। फिर इसका लोकसभा और राज्यसभा, आपके पास 2 सदन हैं, यहाँ से इनका अनुमोदन भी होना चाहिए। अनुमोदन नहीं होता है तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो हर आपातकाल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग कंडीशन है, ठीक। तो ये क्या है, आपातकाल के बारे में जानकारी थी। पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल लग गया है, ठीक। अब आते हैं अमन सहरावत। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जगरेज ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में चीन के दुनिया के 7वें नंबर के पहलवान वनहाओ जोउ को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको आपको याद रखना है। हराया किससे, 10-0 से, मतलब क्लीन स्वीप दी है। कौन, भारतीय पहलवान ने, ठीक है। इनका नाम क्या है, अमन सहरावत है। तो ये कौन है, अमन सहरावत हैं। इन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, ठीक। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फेरी, ठीक है। तो ये क्या है, फेरी है। फेरी मतलब क्या होता है, एक जल मार्ग पर चलने वाली जो जहाजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं। वो क्या करती हैं, लोगों को लाती ले जाती हैं, एक तरह से पानी में चलने वाली, आप टैक्सी बोल लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने 11 जनवरी को नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी लॉन्च की। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में इन्होंने लॉन्च की। नाम क्या है इसका, थेऊ, जिसका अर्थ क्या होता है, लहर, ठीक। क्या है इसका नाम, लहर है। इसको डिजाइन किया गया है, क्लियर, किसके द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक। जहाज को महाप्रबंधक श्रीमती लिपि दास के द्वारा लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बनाया जा रहा यह डीजल इंजन से चलने वाली नौकाओं को ग्रीन प्लेटफॉर्म से बदलने की संभावना रखता है। ये किससे चलता है, बैटरी और सौर ऊर्जा से,
ये फेरी किससे चलती है, मतलब ये सौर ऊर्जा से चलती है, और इसमें क्या है, बहुत सारे बैटरीज हैं जो चार्ज होते हैं। तो आप इसको रोड पर चलने वाले ई रिक्शा से तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये साइज में क्या है, बड़ा है, और सुविधाओं में क्या है, काफी उन्नत है। ठीक, ये क्या है, 24 मीटर लंबी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी है। ठीक है, क्या है ये, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी है। इसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। 246 किलोवाट प्रति घंटा लिक्विड कूल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन द्वारा संचालित होगी। एक बार में 150 यात्रियों को ले जाएगी। इसमें क्या है, एसी भी लगी हुई है। तो इसमें शोर और इंजन का वाइब्रेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बैटरी से चलने वाली जो इंजन है उसका यूज किया गया है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है आपको पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है सर, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। न्यूज में क्यों है, तो देखेंगे न्यूज में क्यों है। तो ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक, डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण से मतलब IUCN जो अपना एक रेड डेटा बुक भी निकालता है। ठीक है, IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने पर महत्व पर क्या देता है, जोर देता है। मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है कि अभी आप जैसे आप लोग हैं, क्या है, लाइट जलाकर नहीं सोते हैं। ऐसे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इसमें अगर लाइट जला दी जाती है रात में भी, तो जो जानवरों का एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिस्टर्ब होता है, उनको नेचुरली वो चीज नहीं प्राप्त होती है। तो इसीलिए क्या है, प्राकृतिक अंधेरे की जो है वो IUCN क्या करता है, वकालत करता है। ठीक, महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और जैव विविधता रक्षा में अग्रणी होने के नाते महाराष्ट्र के साथ भारत में बाघ अभ्यारण्यों की अधिकतम संख्या 6 रखता है। तो ये मध्य प्रदेश में ये चेंज हो गया है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, MP पर हैं, MP में हैं, और उसके बाद कहाँ है, महाराष्ट्र में हैं। तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन कौन है, महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने क्या लॉन्च किया है, सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड। किसके लिए, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसको क्या है, लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको ये बस नाम याद रखना है, सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड। क्लियर। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री क्या है आज की, मतलब 12 जनवरी में क्या क्या हुआ था। तो 12 जनवरी को हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। कहाँ पर, कोलकाता में। 1934 में ही 12 जनवरी को सूर्य सेन जो थे, इनको क्या किया गया था, ये भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनको फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। ठीक है, क्लियर। और 2009 में 12 जनवरी को ही AR रहमान ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, और ये जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए थे। क्लियर। तो ये आज की एक जबरदस्त क्लास थी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा लेक्चर। तो चलिए क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे और आप लोगों के साथ। ठीक, तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हर चीज़ करेंगे, और अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। ठीक, तो चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को, एंड करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक, और लास्ट में आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।